जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये BSSC इंटर स्तरीय का द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का सेट नंबर 17 है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर भी लगातार BSSC इंटर स्तरीय का सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है और साइंस का भी सेशन शुरू कर दिया गया है। 3 सेट के बाद ये वॉल्यूम 2 समाप्त हो जाएगा। इसके बाद साइंस का भी कंटिन्यू सेट चलाया जाएगा और दूसरा बुक भी जो मार्केट में अवेलेबल होगा हम लेकर के आएंगे आप सबके लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। अगर आप इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेट होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल पर जो है वॉल्यूम 1 यानी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 समाप्त किया जा चुका है। जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं प्रीवियस ईयर का वो भी खत्म हो चुका है और खान सर के पुस्तक को समाप्त कर दिया जा चुका है। सभी वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मेक करके प्रश्नों को देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? कहता है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित जो है किन 2 राज्यों की गृह भूमि है, यानी किन 2 राज्यों से संबंधित है। तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बता दें कि कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र है। कौन सा? दक्षिण पूर्वी जो है तटीय क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। एक है मालाबार तट। क्या है दोस्तों? मालाबार तट। मालाबार तट जो है वो केरल राज्य में अवस्थित पश्चिम घाट और अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्ती है। वैसे भी जितने भी भारतीय तट हैं उनको अलग अलग नामों से अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे दमन से लेकर के दीव तक, कहाँ? दमन से लेकर के हम दीव तक की बात कर लें तो यह क्षेत्र जो है वो गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। वहीं दमन से हम गोवा की ओर चलें तो दमन से गोवा का जो क्षेत्र होता है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। वहीं हम गोवा से अगर हम चले कर्नाटक के मंगलोर तक का क्षेत्र तो इसको हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। वहीं मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तट का क्षेत्र रहेगा उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। ये तो ठीक हो गया, अलग अलग तटों का नाम मैंने बता दिया है आपको। अच्छा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर आकर के मिलती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट यानी इस जगह पे, इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ना, यहीं पर आकर के पश्चिमी तट और पूर्वी तट आकर के मिल जाते हैं। किस जगह पे? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में ADB ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6.7%। ADB की बात आई है तो इसका मतलब क्या है? तो ADB का मतलब है एशियाई डेवलपमेंट बैंक। क्या है ADB का फुल फॉर्म? एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना पूछ देता है आपसे एग्जाम में। तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। जबकि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसकी हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो ये सब सारे प्रश्न जो है वो करंट अफेयर का प्रश्न। तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4 हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि दार्जिलिंग में है। टीम का दल का इन्होंने स्थापना किया था, इससे संबंधित है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 तेलंगाना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून। नोट करिए 2 जून 2014 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और ये 29वां राज्य बना था। वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखिए, सार्क में कितने सदस्य शामिल हैं? तो सार्क की बात कर ले तो सार्क का फुल फॉर्म होता क्या है? तो मैंने कई बार आपको अपना सेट प्रैक्टिस में बताया है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल ऑफ कॉरपोरेशन। एक बार फिर से, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 8 है। इसकी स्थापना की बात कर ले तो स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 8 दिसंबर। नोट करिए 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर
कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जो है इसका काठमांडू में है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो काठमांडू में। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो एक है भारत, नोट करिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जिसमें शामिल है, नेपाल, श्रीलंका, हाँ नेपाल के बाद श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान इसमें शामिल है। बता दें, अच्छा सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन भी जो है 1950 ईस्वी में ढाका में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया, तो बता दें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, मुंबई इंडियंस। इसके पहले ये साहब जो थे वो गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। इनके हटते ही जो है गुजरात टाइटंस के कौन बन गए हैं थे, तो शुभमन गिल। तो ध्यान में रखेंगे, ये श्रीमान ऐसे हैं हार्दिक पांड्या साहब जो अब खुद तो गए ही, वो कहते हैं ना कि हम तो जाएंगे सनम तुम्हें भी लेकर के जाएंगे, तो खुद तो गए ही, मुंबई इंडियंस को तो लेकर के चले गए ही, साथ ही साथ गुजरात टाइटंस को भी समाप्त कर दिया इन्होंने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस बार जो है प्ले ऑफ में से भी बाहर हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है, सही आंसर लगाइएगा 7 का, ऑप्शन नंबर 3, लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज। अगला प्रश्न देखेंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। अच्छा, ये संधि हुई कब थी, तो इस संधि का जो संधि हुई थी 1792 ईस्वी में हुई थी, ध्यान में रखेंगे। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। वहीं टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में जो हुआ था के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई, नोट करिएगा, 4 मई 1799 ईस्वी को ये मारे गए थे। अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था, तो प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक चला। वहीं दूसरा 1780 से लेकर के 1784 तक चला। और तीसरी की बात कर ले तो 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक ये चला था, ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, जरा ऑप्शन पढ़ लें, भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू दिया जाता है, आंसर लगाइएगा, यानी शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। यह सम्मान जो है कला एवं संगीत के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। तानसेन का जिक्र आता है तो ध्यान में रखिएगा, तानसेन अकबर के दरबार में उपस्थित 9 रत्नों में से एक थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो 11 का सही आंसर लगाएंगे। टोटल रामसर साइट्स की संख्या 75 हो गया है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 2 और झील है, शायद आप नाम, चिल्का झील तो आप जानते हैं, वही उड़ीसा में है। ये 2 झील का नाम नोट करिए, एक है अंशुपा, क्या है, अंशुपा झील, और दूसरा जो है तंपारा झील। ये कहाँ कहाँ है, इंपॉर्टेंट है। तो अंशुपा झील और तंपारा झील, ये भी जो दोनों के दोनों झील हैं वो उड़ीसा में ही स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो आपको बता दें कि डरबन, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफोंटेन, ये चारों के चारों जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हैं। लेकिन कौन क्या राजधानी है, आपसे प्रशासनिक पूछा है तो आंसर तो आप लगाएंगे पहले ऑप्शन नंबर 4, प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। केप टाउन की बात कर ले तो ये दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है। डरबन की बात कर ले तो डरबन जो है दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका की किस तरह की राजधानी है, तो जरा हम देख लें। डरबन की बात करते हैं तो थोड़ा हम आपको बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल मैं आपको केप टाउन के बारे में केप टाउन तो मैंने आपको बता दिया। ब्लूमफोंटेन की बात कर ले तो ब्लूमफोंटेन जो है दोस्तों ये नया एक राजधानी है। कौन सा, नया एक राजधानी है। बाकी आप डरबन के बारे में आप देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 12 का, सॉरी
ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशासनिक राजधानी पूछ रहा है तो प्रशासनिक राजधानी क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। जबकि केप टाउन क्या है? तो ये विधायिक राजधानी है। और ब्लूमफोर्टिन क्या है? तो न्यायिक राजधानी है। सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट की जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 13 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 13.07 करोड़। जनगणना की बात आई है तो ध्यान में रखेंगे अनुच्छेद 246 क्या है? अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना जो है एक संघ का विषय है। अच्छा, आखिरी बार एसीसीसी के द्वारा, किसके द्वारा? एसईसीसी के द्वारा जो है एसीसीसी के रूप में जाति जनगणना जो है 1931 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ध्यान में रखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अडानी समूह। अगला प्रश्न है कि 1853 में बंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी यानी लगभग कितनी किलोमीटर थी? तो ध्यान में रखेंगे भारत में जो पहली बार जो रेल चली थी वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल, नोट करिएगा कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच में आम जनता के लिए जो रेलगाड़ी चली थी वो मात्र 34 किलोमीटर के लिए चली थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वहीं 15 अगस्त कब? 15 अगस्त 1854 ईस्वी को जो है हावड़ा के हुगली तक ईस्ट इंडिया रेलवे के पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया। जबकि दक्षिण भारत में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत 1 जुलाई, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें रेलवे लाइन की जो शुरुआत हुई थी पहली बार तो 1 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। जो कि कहां से कहां तक चला था? तो मद्रास के रायपुरम से आर कोटक तक ये चली हुई थी। ध्यान में रखेंगे। अच्छा, भारत की रेलवे की स्थिति क्या है वर्ल्ड में? तो ये 4थे स्थान पे है। तो 1 नंबर पे कौन है? तो 1 नंबर पे अमेरिका, चाइना, रसिया के बाद जो इंडिया का नेटवर्क है वो 4th नंबर पे है। ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 15 का 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 प्रश्न क्या कहता है? हाँ, 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? तो आपको बता दें कि सिर्फ उच्च न्यायालय को ही नहीं बल्कि जो उच्चतम न्यायालय को भी यह अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यानी उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर के रिट जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय इसके अलावा अन्य विधिक उद्देश्यों को लेकर के भी रिट जारी कर सकता है। तो यानी 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, जबकि 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32वां प्रश्न है कि निम्न प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो मैं आपको कार्यकाल बता देता हूं, बाकी आप आंसर निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो है 3 कार्यकाल रहा था। जो सबसे पहला कार्यकाल था 1996 ईस्वी में रहा था, मात्र बहुत कम दिनों के लिए यानी 16 मई से 1 जून के लिए पहली बार बने। फिर 1998 से लेकर के 1998 से लेकर के 1999 तक रहे। और फिर बाद में 1999 से लेकर के ये पूर्णकालिक 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। इसके बाद हम एच.डी. देवगौड़ा की बात कर ले तो एच.डी. देवगौड़ा जो है 1996 से लेकर के 1997 तक, वहीं 1997 से 98 तक I.K. गुजराल या इंद्र कुमार गुजराल कह लीजिए, ठीक है। और पी.वी. नरसिम्हा राव के जो कार्यकाल रहा था 1991 से लेकर के 96 तक। तो पहले तो कौन आ गए? तो पहले 91 से 96 यानी पी.वी. नरसिम्हा राव। तो ऑप्शन लगाइए 32 का, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। कहता है कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो ये स्टेटमेंट हम देख लेंगे कि सही है कि गलत। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। दूसरा पढ़ लेते हैं कि समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। तो एक स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा ये गलत है। ए जो है गलत है जबकि 2 सही है। अच्छा, तो सही क्या है? तो बता दें कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत
धारा 15 में भारतीय प्रेस काउंसिल की शक्तियां प्रदान की गई है, न कि इसकी स्थापना हुई थी। तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 ईस्वी को नोट करिएगा। ठीक है, आपातकाल में इसको भंग कर दिया गया था, जब इसको में जो है आपातकाल में बंद कर दिया गया और 1979 ईस्वी में इसे पुनर्गठन के द्वारा भारतीय प्रेस को परिषद को पुनर्गठन किया गया। ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ए स्टेटमेंट गलत है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि तात्या टोपे उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने किसके यानी कब के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, 1857 के विद्रोह में जो है ये कानपुर में भारतीय क्रांतिकारियों के नेतृत्व नाना साहब के साथ मिलकर के इन्होंने किया था। ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अच्छा, कानपुर से कौन सा जो है वो अंग्रेज विद्रोह को दबाया था? तो उसका नाम था कॉलिन कॉम्पवेल। नोट करिए, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा। कॉलिन कॉम्पवेल के द्वारा ये दबा दिया गया था कानपुर से ये विद्रोह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विंसकाउंट ने। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो 36 का सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया, जिसमें से केंद्र एवं राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष करों को या और 23 उपकरों को, 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 उपकर को समाहित कर दिया गया। 101वें संविधान संशोधन, ध्यान में रखेंगे, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी को मंजूरी मिली थी। अच्छा, सबसे पहले जीएसटी लागू कब हुआ था, कहां हुआ था? तो सबसे पहले जीएसटी जो है 1954 ईस्वी में फ्रांस में लागू किया गया था। ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए 36 के बाद 37 नंबर क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया। आप ट्यून में याद रखते होंगे, ये तो अवस्थित है मेघालय में, तो जावड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हिंद महासागर। प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह किस मिट्टी से बनी हुई है? आंसर लगाइएगा 39 का ऑप्शन नंबर 2, जलोढ़ मिट्टी से। जनरली जो है उत्तरी भारत में जलोढ़ मिट्टी मिलते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में लैटराइट मिट्टी या पथरीली मिट्टी आप कह सकते हैं प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो सही आंसर लगाएंगे 40 का ऑप्शन नंबर 1, अंतिम वस्तुओं का बिक्री। अच्छा, भारत में वित्त वर्ष का सेशन क्या है? तो भारत में जो वित्त वर्ष का सेशन है वो 1 अप्रैल से, नोट करिएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ध्यान में रखेंगे। सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे, ये सब जो है स्वास्थ्य से संबंधित आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। तो आंसर लगाएंगे सार्वजनिक परिवहन। जो सार्वजनिक परिवहन इसके स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति जो है, औद्योगिक नीति कब घोषणा की गई? वीवीआई क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। तो इसका सही आंसर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1948 में। बता दें कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा हुई थी वो 6 अप्रैल कब हुआ था? 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया। वहीं पर 30 अप्रैल कब? 30 अप्रैल 1956 को देश में द्वितीय औद्योगिक क्रांति यानी सेकेंड औद्योगिक क्रांति की घोषणा की गई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक आपने नाम सुना होगा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। इस नीति की घोषणा कब की गई थी और किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 24 जुलाई, नोट करिएगा, 24 जुलाई 1991 ईस्वी को यह घोषणा किया गया था। उस समय मनमोहन सिंह जो है अर्थशास्त्री थे। ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? सही आंसर लगाएंगे 1793 ईस्वी में इस प्रणाली को लागू करने वाला लॉर्ड कर्नवालिस था। अच्छा, अस्थायी बंदोबस्त के तहत होता क्या था? तो इसके तहत जमींदार को भूस्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई। साथ ही साथ इसमें भू राजस्व का 89% जो है ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त होता था और 11% मात्र जमींदार को प्राप्त होता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए,
क्वेश्चन नंबर 61 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो सही आंसर लगाइएगा 61 का ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा चुनाव के पर्यवेक्षण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 62 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 324। अच्छा 214 के अंदर क्या है? एक तो 324 हो गया, एक है अनुच्छेद 214। तो 214 के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। वहीं पर 314 क्या है? तो 314 के अंतर्गत कुछ सेवाओं को विद्यमान अधिकारों के संरक्षण के लिए उपबंधित किया गया है। 341 और 342 के अंतर्गत हम बात कर ले तो इसके प्रावधानों के तहत जो है राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का निर्धारण किया जाता है। एक है अनुच्छेद 343, ये भी नोट करिए। तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत जो है अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर प्रश्न है कि भारत बैंक में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 64 का सही आंसर लगाएंगे भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 यानी ऑप्शन नंबर 4 में सभी बैंकिंग फर्मों को नियंत्रित करता है ना। यानी पारित कब किया गया था? तो 1949 में। यह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 16 मार्च 1949 ईस्वी को यह अधिनियम पारित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहां विकसित की गई? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो जरा सोचिए कि कागज का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो चाइना ने। और कागज बनता कहां से है? तो लकड़ियों से बनता है, और वुड का मतलब ही होता है लकड़ी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सही आंसर लगाएंगे चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश जो था वो किंग राजवंश था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 1911 ईस्वी में। वहीं वर्ष 1900 और चीन गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में। राजवंश था किंग राजवंश, स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी में। वर्ष 1905 में नोट करिएगा, साल 1905 ईस्वी में सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल क्या है? नोट करिएगा तुंग मेंग दल, हाँ तुंग मेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? चीन में किंग राजवंश, जिसको हम मंचू वंश भी कहते हैं, के शासन को समाप्त करना। किंग वंश का दूसरा नाम क्या है? मंचू वंश। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है? सही आंसर लगाएंगे यूएई यानी संयुक्त अरब राज्य अमेरिका। प्रश्न कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें पंचायतों के स्वशासन को स्वीकार किया गया। इसके बाद फिर क्या? ये तो सही है। इसके बाद इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन को संस्था स्वीकार किया गया, ये गलत है। यानी केवल स्टेटमेंट एक सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बता दें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है भाग 9 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। वहीं पर 74वें संविधान संशोधन 1992 74वें संविधान संशोधन ध्यान में रखेंगे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधारित था हैराल्ड डोमर मॉडल पर, जबकि दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रस्तापित करने के लिए की गई है? तो सबसे पहले योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग की गठन हुई थी। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों 15 मार्च, नोट करिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन हुआ। वहीं पर इसके स्थान पर जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की गठन कर दी गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त किया गया? तो ध्यान में रखेंगे इसकी जो सिफारिश हुई थी वो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा सिंघवी समिति। सिंघवी समिति का जो सिफारिश था 1986 ईस्वी में जब
किया गया था, जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 कब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को गतिशीलता में वृद्धि हो। तो 72 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0.3%। अगला प्रश्न है कि ब्रेल लिपि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। तो 73 का सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 बिंदुओं पर यानी डॉट्स पर ये आधारित है। अच्छा, ब्रेल पद्धति जो है वो क्या है। तो ब्रेल पद्धति एक तरह का लिपि है जिसका आविष्कार 1821 ईस्वी में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। किसने? लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रेल लिपि जो है विश्व में 1824 ईस्वी में प्रचलित हुआ, जबकि इसके उपलक्ष्य में 4 जनवरी को कब 4 जनवरी को ब्रेल लुई दिवस मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4 जेनेवा में इसका मुख्यालय है। अच्छा, बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 आपको निकल करके आएगा। हाँ, 91 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, देख लीजिए। कहता है कि लोक नृत्य और राज्यों के युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहले पढ़ लेते हैं। तो झूमर हरियाणा, यहीं पे गलती मिल गया, बाकी सारे के सारे सही होंगे। तमाशा महाराष्ट्र, बाउल पश्चिम बंगाल, कजरी उत्तर प्रदेश। झूमर जो है वो हरियाणा नहीं बल्कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लगभग नृत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने यानी एक्सेस खोने का डर क्या कहलाता है। तो 92 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 1 नोमोफोबिया। अच्छा, सीनोफोबिया क्या है। तो सीनोफोबिया के तहत जो है व्यक्तियों को कुत्ते से डर लगता है, वहीं मोनोफोबिया के तहत जो है व्यक्ति को अकेले में डर लगने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है कि सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था। आंसर लगाइएगा 93 का ऑप्शन नंबर 4 पांथेर पंचालीस। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 94 प्रश्न है, कहता है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो ये जिम्नास्ट है, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर 3। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं कि नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो शायद जो लोग अभी नए कैंडिडेट जुड़े होंगे वो धम्मचक्र प्रवर्तन आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आप अगर ये बोल देगा कि महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो आप सारनाथ लगा करके आएंगे, जो कि इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई एक ही ईसाई यूनिट है। तो लिखिए कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट है वो जूल है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का चालक नहीं है। तो 97 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3 I2 सॉलिड और H2O सॉलिड, ये दोनों के दोनों जो है वो ठोस का विद्युत का चालक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। तो 98 का आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, यह एक अस्थिर मेमोरी नहीं बल्कि जो स्थिर मेमोरी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो Pb, वहीं पर Mn मैग्नीशियम का, लोहा का और ये जिंक का है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। आंसर लगाइएगा कार्ल लैंडस्टीनर जो है वो रक्त समूह की खोज इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, कहता है कि भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था खोज की जिसे बोइस आइंस्टीन कंडीशन का अनुमान लगाया था। तो ध्यान में रखेंगे 101 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 1924 में। ये जो 5वां इन्होंने खोज किया था, तो उसी के उन्हीं के सम्मान में बोस आइंस्टीन पार्टिकल या कंडेंसेंट भी कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसे पदार्थ का 5वीं अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीड लोड करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
F5 का आप यूज करेंगे। वहीं F1 का यूज किस लिए किया जाता है, तो हेल्प के ऑप्शन को ओपन करने के लिए। और हम F3 की बात कर ले तो F3 का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर। अगला प्रश्न कि रेडियोधर्मी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित होने वाला विकिरण की मात्रा डैश नामक पारंपरिक इकाई क्या है, तो सही आंसर लगाएंगे। रेडियोधर्मी की बात किया है तो आप क्यूरी लगा करके जाइए। अच्छा, 1 क्यूरी बराबर कितना विघटन पर सेकेंड होता है, तो 1 क्यूरी बराबर नोट करिएगा, 1 क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10 टू की पावर 10, कितना 10 टू की पावर 10 विघटन पर सेकेंड होता है, ध्यान में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यह गलत है इसका स्टेटमेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। हाँ, 121 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है, तो जरा हम स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे। क्या कहता है कि इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही। यह एक आणविक रोग है, ये भी सही है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, नहीं ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा। कहते हैं कि न्यूटन के प्रथम गति जो है का नियम अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 4, इन्हें जड़त्व के भी नाम से जाना जाता है। बता दें कि न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो 3 बातों की जानकारी देता है। पहला शून्य त्वरण की अवस्था, दूसरा जो है वो जड़त्व, और तीसरा बल की परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम गति के नियम से ही प्राप्त होता है। तो सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच क्या समानता है, तो आंसर लगाइएगा 23 का ऑप्शन नंबर 3, अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है और इसको विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या होगा, तो वहां पर जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कोई कार्य नहीं होगा, यानी 0 होगा। क्यों, सबसे पहले तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि कार्य शून्य तब होता है जब बल शून्य हो, विस्थापन शून्य हो, और बल एवं विस्थापन जो है एक दूसरे के लंबवत हो, यानी परपेंडिकुलर हो। और आप कार्य इक्वल टू फॉर्मूला जानते क्या है, F इंटू एस कॉस थीटा, ठीक है। जहां पर लंबवत होगा कॉस थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा 90 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू 0, इसका मतलब पूरे को पूरे 0 कर देगा। अब फिर वहां पर कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 124 का 3। अगला प्रश्न देखिए 125 नंबर क्या कहता है, कहता है कि इफेड्रा पौधे को किस के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4, अनावृत बीज के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है, तो 126 का आंसर लगाइएगा समतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है क्या, तो गतिशील विद्युत आवेश जो है वो दोनों, यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अच्छा, चुंबकीय तीव्रता का जो है वो एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, नोट करिएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, ये विद्युत तीव्रता का मात्रक है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्तनपायु में क्या होता है, तो स्तनपायु में जो है वो ऑप्शन नंबर 3, बालों के साथ जो है ग्रंथि वाली त्वचा होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बता दें कि यह जो है वो ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों है। बता दें कि शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2 हल्का नीला रंग का द्रव्य होता है। वहीं पर H2O2 की बात कर ले तो ऑक्सीजनेटेड वाटर भी नहीं हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है, तो 131 का सही आंसर हो जाएगा सटीवा को। 131 नंबर प्रश्न कहता है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का
कारण क्या है? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। अगला प्रश्न देखिए, लेंस की शक्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो डायोप्टर लगाइए, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक 133 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आवास से निकल करके भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो आंसर लगाइएगा पुनर्स्थापित। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो क्या? आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑरलॉन। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो अधिक से अधिक आप शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही 3 सेट के बाद नया बुक लेकर के आएंगे।